इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। नाउ मैं इस वीडियो में बताऊंगा एचआरएम का हिस्ट्री। पहले क्या विचारधारा था, अभी क्या विचारधारा है, कितना जबरदस्त फर्क आया इतने 100 सवा 100 साल में। तो इसको टोटल 8 भाग में बांटा है। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा। नाउ इफ यू चेक आउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा, यहाँ पे बोल रहे हैं 1850। नाउ ये टाइम में एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था। ठीक है, तो एडिसन से देखा जाए तो सब डेवलपमेंट शुरू हुआ, बल्ब और धीरे धीरे फैक्ट्रीज आना शुरू हुआ। फिर 1880s में टेलीफोन इन्वेंट हुआ। ठीक है, फिर अराउंड 1885 मर्सिडीज बेंज ने पहली ऑटोमोबाइल पेटेंट किया। ठीक है, 1903 को फोर्ड कंपनी शुरू हुआ। 1901 को तुम्हारा हार्ले डेविडसन फिएट ये कंपनी शुरू हुए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये टाइम में शुरू हो चुका था वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में। तो मशीनरीज डेवलप हो रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रहा था, प्रोडक्शन प्रोसेस। अब क्या होता था इस टाइम में कि वर्कर आता था, काम करता था, लेकिन पहली बार साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स शुरू हुआ। इसमें फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, फ्रेड फ्रेड एक मिनट, इसको मैं करेक्शन कर लूं। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर का बहुत बड़ा हाथ था। वर्कर्स को अपॉइंटमेंट से पहले उन अपॉइंटमेंट इस प्रकार से करो जिसमें वो स्किल्ड है। अपॉइंटमेंट होने के बाद उसको ट्रेनिंग दो। ये F.W. टेलर, जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है, जो कि अमेरिका का था। अच्छा, उन्होंने 1911 को एक बुक भी लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस टाइम में बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा था। बहुत एक्चुअली क्या हुआ, फोर्ड जब 1903 में शुरू हुआ, उसके बाद 1918 आते आते आधे कार्स दुनिया के फोर्ड के थे। उसमें भी उनका मॉडल टी बहुत फेमस था। तो हजारों वर्कर्स काम करते थे, तो ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ाई। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के वजह से फैक्ट्री ओनर और वर्कर्स जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, अभी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने लग गए। तो एचआरएम का अब रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स शुरू हो गया। क्योंकि देखा गया कि पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियल एरिया से स्लाइड पहले वर्कर्स आता था, काम करेगा, वो हाँ बोलता था, फिट कर देते। तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जो कि अमेरिका का आदमी था, उन्होंने बोला कि जो आदमी जिस जॉब के लिए सूटेड है उसको ही अपॉइंट करो, बाकी को नहीं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। इसकी वजह से जैसे एक तो साइंटिफिक सिलेक्शन करते थे, फिर ट्रेनिंग देते थे वर्कर्स को, और अ, इस टाइम में वर्कर्स को कमोडिटीज ही ट्रीट होता था, कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। आज वर्कर्स को तुम कुछ भी बोलो, गाली गलौज करो तो हड़ताल हो सकता है। उस समय वर्कर्स तो कोई सा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो आएगा आगे, वो इतना था नहीं। करेक्ट। तो वक्त बीतता गया, ट्रेड यूनियंस मूवमेंट आया। ठीक है, नाउ तुम देखोगे यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, यहाँ पे टाटाज ने बहुत ह्यूमन रिसोर्स में कंट्रीब्यूट किया। तुमको पता नहीं होगा, टाटा स्टील वॉज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जिसने 8 आवर शिफ्ट शुरू किया। ये देख के फोर्ड ने भी वैसा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया। फिर प्रोविडेंट फंड या मेटर्निटी लीव जो माताएं हैं उनके लिए, और इंडिया में ट्रेड यूनियन भी डेवलप हो गया। तो इफ यू चेक आउट, एक ट्रेड यूनियन एक्ट है जो इंडिया में आया। ठीक है,
इंडिया का ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को आ गया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, 1926 को ट्रेड यूनियन आ गया और उन्होंने बोला कोई भी वर्कर्स, 7 वर्कर्स मिलकर ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। सो फैक्ट्री में यूनियन फॉर्म हो गया तो उनको हकालना आसान नहीं रहेगा। और फिर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क सब कम होने लगा, क्योंकि इफ यू चेकआउट, टाटाज ने 8 आवर्स का लोगों के भलाई के लिए काम शुरू करना हो गया। अब तक क्या होता था कि वर्कर्स को एक कमोडिटी यूज करते थे, इस्तेमाल करके लेते थे, पगार कम था। लेकिन अभी वर्कर्स ने स्ट्राइक, स्लो डाउन, वॉकआउट, स्लो डाउन मतलब काम धीमे करना, काम दिया तो हट जाना, बॉयकॉट, नहीं आएंगे आज फैक्ट्री में, ऐसा सब भी शुरू कर दिया। तो ये सब के वजह से कंपनी ने वर्कर्स को अच्छा पगार, बेसिक, महंगाई का भत्ता, पेंशन का सुविधा, 8 आवर शिफ्ट, ओवर टाइम, ये सब देना शुरू कर दिया। क्योंकि इंडिया में जब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया वो जरूरी भी था, क्योंकि अब तक ब्रिटिशर्स का राज था और वो लोग तो एम्प्लॉय का इस्तेमाल करके लेते थे। ब्रिटिशर्स से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया, बाद में ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। वो लोग तो चेन्नई में आए, लवंग बोलते ना, लवंग का व्यापार करने आए थे, बट इंडिया को टेक ओवर कर लिया उन्होंने और 200 साल तक राज किया। तो ट्रेड यूनियन का मेन कारण था जो वर्कर्स पे जुल्म होते थे। मैक्सिमम फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स चलाते थे और अफ्रीका, ये सब देश को तो 1980 के बाद आज़ादी मिला। तो ये 1920s में ट्रेड यूनियन एक्ट आ गया। अब जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आते गया, तो लोगों को पता चला कि फैक्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी क्या है, वर्कर्स। टाटा ने बहुत बड़ी पहल की। जैसे उन्होंने आई थिंक 1918 को, टाटा स्टील ने 1918 को वर्कर्स के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराना शुरू किया, तो जो 12-12 घंटे का काम, 8 आवर शिफ्ट शुरू किया, वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड और कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स, और प्रेग्नेंट वुमेन को छुट्टियां, मैटरनिटी लीव जिसको बोलते हैं। अभी तो फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, उसका आई थिंक जो बच्चा जन्मा था तो उसने 6 महीना पेटर्निटी लीव, मेटर्निटी तो माताएं के लिए है, लेकिन इंडिया में भी एक कंसेप्ट आना शुरू हो गया है। मेटर्निटी मतलब जो माताएं, क्यों नहीं, पिताजी का भी तो घर चलाने में योगदान है। तो पेटर्निटी लीव भी अ, अभी आजकल शुरू हो गया है इंडिया में। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने समझा, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कम हो गए, वर्क प्लेस में खाने का फैसिलिटीज, अच्छे गांव, ये सब फैसिलिटी देना शुरू कर दिया। सो मेनी क्रिटिक्स ऑफ विल दैट, अभी क्या था, लेबर यूनियन स्ट्रांग था, यदि वर्कर्स को पगार ना मिले तो हड़ताल कर सकता था। तो इसलिए ये एरा में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हुआ। साइंटिफिक मैनेजमेंट, 20th सेंचुरी, ये सब में साइंटिफिक मैनेजमेंट का योगदान था। सिर्फ फ्रेडरिक टेलर ने अभी तक किताब लिखी नहीं थी, उन्होंने 1911 को लिखी, लेकिन उनका काम फैक्ट्री में था। साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने लाया। तो उनका मानना था कि काम करने का एक सही तरीका होता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्शन की बात की, उनको ट्रेनिंग की बात की, और टाइम स्टडी, हर काम का एक टाइम तय किया। और उन्होंने एचआर में क्रांति लाई। क्रांति कैसे लाई मैं तुमको बताता हूँ। मैं तुमको एक उनका फंक्शनल फोरमैनशिप बताता हूँ ऑफ टेलर, तुमको समझेगा। फंक्शनल फोरमैनशिप उन्होंने जो कंसेप्ट लाया टेलर, ठीक है, वो इतना गजब था कि एक आदमी, ये देखो ड्राइंग तुम्हारे सामने में बता रहा हूं, अब ये दिख रहा है फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर होगा, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री मैनेजर के बाद में हर चीज में अलग आदमी, इंस्ट्रक्शन कार्ड के लिए अलग आदमी,
जो गुड्स रूट होगा उसका अलग आदमी, टाइम कॉस्ट के लिए मेजरमेंट का अलग आदमी, डिसिप्लिन के लिए अलग आदमी, स्पीड चेक करने वाला, गैंग ग्रुप का, रिपेयर का, इंस्पेक्टर का। तो इसमें क्या हो गया, एक सपोजिटली एक आदमी झाड़ू मारता है, वो जिंदगी भर झाड़ू मारेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। तो टाइम रखने के लिए एक अलग आदमी, डिसिप्लिन। अच्छा, ये फ्री हो तो डिसिप्लिन नहीं देखेगा, ये देखेगा। इससे क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन आ गया। समझ में आ रहा है कि हर काम के लिए अलग आदमी, उसको उस काम के लिए ट्रेन करो और जिंदगी भर वो वही करेगा। बट इसका एक नुकसान ऐसा था कि तुम एक ही गेम खेल खेल के एक वक्त बाद बोर हो जाते हो, तो इंसान भी वही काम करते करते बोर हो जाएगा। तो इनके जो प्रिंसिपल्स थे, रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस, की जो भी आदमी आए काम करता था, ऐसे नहीं, साइंटिफिकली सेलेक्ट करो, वो काबिल है कि नहीं देखो, उसको सिलेक्ट करो, ट्रेनिंग दो, शांतिपूर्वक माहौल रखो, कॉपरेशन से काम करो, मैनेजमेंट और वर्कर्स के भी रिलेशन अच्छा रखो। क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो आउटपुट ज्यादा आएगा। और इसका मानना था टेलर का, FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर का, कि आउटपुट मैक्सिमम लाओ। फिर ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आया। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में ये 1920s में आया। ये अप्रोच बेसिकली ह्यूगो मंसनबर्ग ने साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी देखा। अभी एक हॉथॉर्न प्लांट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है ना। इन लोगों ने नाम नहीं दिया है, मैं नाम बताता हूँ किसने एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एल्टन मेयो, एल्टन मेयो ने एक्सपेरिमेंट किया था, करवाया था 1924 से 1932, ये 8 साल के बीच में एक्सपेरिमेंट था। वो हॉथॉर्न करके अमेरिका में एक जगह है, ये जगह शिकागो में है। और कंपनी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जो कंपनी है, यहाँ पे ये फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ। इसको हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा जो था, ये हॉथॉर्न करके जो जगह, और जो 8 साल में 4 या 5 एक्सपेरिमेंट्स किए, उसका नतीजा बिकेम द ह्यूमन रिलेशंस एरा। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इन लोगों ने 21,000 लोगों का इंटरव्यू लिया। इन लोगों ने, अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या रूप पकड़ा था तुम सोचो। इन लोगों ने पहले जो लाइट है कंपनी में उसको बढ़ा दिया। लाइट, लाइट है ना, वो बढ़ा दिया, 20 वॉट, सोचो 40 वॉट्स और ज्यादा बल्ब लगाए, आउटपुट बढ़ा। फिर उन्होंने लाइट कम किया, फिर भी आउटपुट बढ़ा। उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया इल्यूमिनेटिंग एक्सपेरिमेंट। ये आई, एक मिनट, मैं इधर लिखता हूँ, ILLUMINATING, इल्यूमिनेटिंग एक्सपेरिमेंट। वो लोग जानना चाहते थे ज्यादा या कम लाइट से क्या फर्क पड़ता है। जब लाइट बढ़ाया तो आउटपुट बढ़ा, लाइट कम था तो भी आउटपुट बढ़ा, तो उन्होंने पाया कि लाइट का आउटपुट से कोई संबंध नहीं। फिर उन्होंने 21,000 लोग का इंटरव्यू लिया। अच्छा, फिर 2 ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप को अलग अलग रूम में बांटा, एक को बेनिफिट दिया, एक को नहीं दिया, नतीजा जानना चाहा। तो उन्होंने पाया कि हैप्पी वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स। और उन्होंने पाया कि एक आदमी को ग्रुप असर करता है और मोटिवेट करता है। तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ये अप्रोच ग्रुप का अप्रोच था, कि एक आदमी ग्रुप के जो विचारधारा में बह जाता। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको समझ में आया कि ग्रुप या इनफॉर्मल, उनको अच्छे तरीके से रखा जाए, खाना वाना दिया जाए, अच्छा पगार दिया जाए, तो ग्रुप मिलकर आउटपुट अच्छा लाता है। बट इस मेथड में एक दिक्कत था कि ये मेथड ग्रुप अप्रोच था, इंडिविजुअल की बात नहीं करता था। तो बिहेवियरल साइंस अप्रोच आया, जिसने हैप्पी वर्कर्स, जो मैंने बोला हैप्पी वर्कर्स, वो इसका था कि हैप्पी वर्कर्स ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कर्स है, ये बिहेवियरल साइंस अप्रोच। अच्छा, पिछला जो वर्कर था ह्यूमन रिलेशन से ग्रुप की बात करता था, कि ग्रुप में जो लोग है, वो लोग अपना हिसाब से, अब जैसे क्लास 10 लोग बदमाशी करते हैं, मस्ती करते हैं, तो कोई शरीफ उसमें, शरीफ बंदा उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, और कोई सिंसियर 5-6 स्टूडेंट है, तो वो लोग मस्तीखोर को आने देंगे नहीं, क्योंकि उनका पढ़ाई बिगड़ता है।
तो इसी प्रकार से ग्रुप की बात किया गया, या इंडिविजुअल की बात की गई, क्योंकि ग्रुप अप्रोच से इंडिविजुअल का पता नहीं लगता था। तो बिहेवियरल साइंस अप्रोच ने पाया कि यदि वर्कर्स खुश है तो आउटपुट ज्यादा लाए, ठीक है, तो उसको गोल दो, उसको रिवॉर्ड्स दो। तो इस हिसाब से बिहेवियरल साइंस अप्रोच वर्कर का साइकोलॉजी की बात करता था और एक इंडिविजुअल का ग्रुप में बिहेव ये सब बात करता था। अच्छा, फिर नेक्स्ट अप्रोच आया सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम्स और कंटिजेंसी इन्होंने एक ही रखा है, एक्चुअली दोनों अप्रोच अलग अप्रोचेस है। तो मैं सिस्टम्स की बात करता हूँ। अभी सिस्टम्स अप्रोच में एक बुक है, हर एक बुक का एक कागज है, ऐसा सोचो। हर एक एक सिस्टम है, कंपनी एक सिस्टम बोला, सिस्टम में पार्ट्स है 1 2 3 4 5, और हर एक पार्ट में एक इनपुट है और हर एक पार्ट में एक आउटपुट है। सो सिस्टम्स अप्रोच ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, 1 का आउटपुट 2 का इनपुट रहेगा, 2 का आउटपुट 3 का इनपुट रहेगा, 3 का आउटपुट 4 का इनपुट रहेगा, 4 का आउटपुट 5 का इनपुट रहेगा। तो उन्होंने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम्स अप्रोच है जहां पे हर डिपार्टमेंट का एक इनपुट है, एक आउटपुट है। तो उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, जैसे तुम्हारी घड़ी ले लो, घड़ी में डायल है, या गाड़ी ले लो, गाड़ी इंजन चालू होता है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, सबका अपना अपना योगदान है, किसी का भी योगदान कम ज्यादा नहीं। एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ता है लेकिन ब्रेक नहीं रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइट्स का अपना अंधेरे में अप्रोच है, हॉर्न का एक अप्रोच है। तो सिस्टम्स अप्रोच यही अप्रोच की बात करता था, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगला अप्रोच जो आया जिसको हम कंटिजेंसी अप्रोच बोलते हैं, ये एक्चुअली अलग अप्रोच था। कंटिजेंसी अप्रोच सबसे यूनिक अप्रोच था, लेकिन इसको बहुत क्रिटिसाइज हुआ इस अप्रोच का, क्योंकि कंटिजेंसी क्या होता है, घटना जैसे हो वैसे बिहेव करो। तो ये एक एम्प्लॉय पे छोड़ दिया गया कि घटना जैसे बदलेगा वैसे तुम अपना मैनेजमेंट बदलो। लेकिन ये अप्रोच कैसे तुम डिफाइन करेंगे, तुम्हारा मूड अच्छा है तो तुम अच्छा बिहेव करोगे, तुम्हारा मूड डाउन है तो तुम बुरा बिहेव करोगे, है ना। सो कंटिजेंसी अप्रोच भी एक अप्रोच था जहां पे लोगों को मौका दिया गया कि तुम अपने हिसाब से सोचो। आया समझ में, यस और नो?